हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें केमिस्ट्री का बेसिक क्लास करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री का बेसिक समझना बहुत जरूरी होगा। कि आप लोग यदि बेसिक पढ़ लेते हैं तो आप लोग यदि बुक पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आज देखते हैं केमिस्ट्री का बेसिक क्लास फर्स्ट के माध्यम से देखेंगे। ये बेसिक क्लास क्या है? ये फर्स्ट है। क्लास और आ सकता है इसका बेसिक का 1 से 2 क्लास, ताकि आप लोगों को बेसिक सारा समझ में आ जाए। तो आप बुक पढ़िएगा तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था? साइंस। साइंस को 3 भागों में बांटे थे, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले देख लीजिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक क्लास। क्या पढ़ेंगे? बेसिक क्लास। बेसिक क्लास 2 से 3 वीडियो हो सकता है। 2 से 3 वीडियो में बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फिर दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, भास्म तथा लवण। फिर ये तीसरा चैप्टर का नाम होगा धातु तथा अधातु। फिर चौथा चैप्टर का नाम होगा कार्बन तथा इसके यौगिक। फिर 5वां चैप्टर का नाम आएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये बेसिक क्लास जुट गया है, इसीलिए 6 हो गया है। अन्यथा आपके बुक में 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक में ही आप लोगों को सारा कुछ क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोगों को बुक पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, देखते जाइएगा। सबसे पहले होता क्या है? साइंस। साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है। साइंस का परिभाषा एक बार सुन लीजिए। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसे क्या विज्ञान या तो साइंस कहते हैं। साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे देखिए, सबसे पहला क्या है? जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजी बोला जाता है। फिर भौतिक विज्ञान, इसको फिजिक्स बोला जाता है। और फिर रसायन विज्ञान, इसको केमिस्ट्री बोला जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन होता है। प्राचीन पिता में न्यूटन भी मिल जाएगा। और फिर रसायन विज्ञान का पिता लेवाइजर है। क्या है? लेवाइजर या तो लेवाइजर है। लेकिन केमिस्ट्री का भारतीय पिता, केमिस्ट्री का एक भारतीय पिता भी है। मतलब भारत में जो केमिस्ट्री को, भारत में केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो पुनीत चंद्र राय। इसमें क्या लिखा हुआ है? पुनीत चंद्र राय। ध्यान से देखिएगा, भारतीय पिता, भारतीय पिता क्या है? पुनीत चंद्र राय। तो शॉर्ट में लिख देता है पीसी राय। पीसी राय भारतीय पिता केमिस्ट्री का कौन है? तो पुनीत चंद्र राय। और इसका देश में इसका पिता कौन है? जो वाइजर या तो वाइजर। तो सबसे पहले देखिए, रसायन विज्ञान किसे। जब भौतिक विज्ञान पढ़े थे तो भौतिक विज्ञान के बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। और फिर केमिस्ट्री के बाद आप लोगों के लिए बायोलॉजी का भी सेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, केमिस्ट्री या तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिस पदार्थों के भीतरी संरचना, भीतरी गुण तथा भीतरी संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई पदार्थ है, यदि उसका भीतरी गुण या तो भीतरी संरचना या तो भीतरी संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो रासायनिक विज्ञान के अंदर आएगा। जैसे मैं सपोज कीजिए, आपके पास एक ठो क्या है? सेब। तो मान लीजिए आपके पास क्या है? सेब, एप्पल है। यदि इस एप्पल के, यदि इस सेब के, यदि आप लोग ऊपर ऊपर अध्ययन करते हैं, यदि सेब के ऊपर ऊपर अध्ययन करते हैं कि सेब लाल है, सेब गोल है, सेब काश्मीरी या तो सेब पीला है, या तो क्या हो जाएगा? ये भौतिक विज्ञान के अंदर आ जाएगा। किसी भी पदार्थ के ऊपरी ऊपरी बारे में जो अनुमान लगा के हम लोग बोल रहे हैं, वो भौतिक विज्ञान के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे इसके अंदर जाएंगे, जैसे इसके अंदर जाएंगे, ये अब जैसे दांत गवाएंगे तो खट्टा होगा तो खट्टा लगेगा, मीठा होगा तो मीठा लगेगा। तो इस सब के बारे में, उसको खाने के बाद यदि खट्टा लगा, मीठा लगा, ये सब रासायनिक विज्ञान के अंदर आ जाएगा। क्या जाएगा? रासायनिक विज्ञान के अंदर आएगा। रासायनिक विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक विज्ञान आप लोगों को फिजिक्स में भी आ जाएगा और रासायनिक विज्ञान खुद के बायोलॉजी में भी चला जाएगा। जहां भी दवा गोली बनाना है रासायनिक विज्ञान से ही बनेगा। केमिकल करवाना है रासायनिक विज्ञान का ही जरूरत पड़ेगा। तो रासायनिक विज्ञान का छोटा सा परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भीतरी गुण, भीतरी संरचना तो भीतरी संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। रासायनिक विज्ञान का पिता लेवाइजर या तो लेवाइजर को कहा जाता है। भारतीय पिता पुनीत चंद्र राय है। अब ध्यान से देखिए, पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण देखिए। पदार्थ का वर्गीकरण सबसे पहले समझिए, पदार्थ क्या होता है।
तो पदार्थ जितना भी आप लोगों को आंख से देख रहे हैं ना, वो सारा चीज पदार्थ ही है। जो कुछ स्थान घिरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, तो अब अनुभव कर सके कि ये कुछ ना कुछ है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ आप लोग बेसिकली सब जानते हैं, तो लेकिन पदार्थ आप इतना समझिए ना, जितना भी आंख से आप लोग देख रहे हैं सारा चीज पदार्थ के अंदर ही आएगा। तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में करके बांटेंगे। एक भौतिक वर्गीकरण करें पदार्थ को, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण करेंगे, और एक ठो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण, सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण देखिए। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन भागों में शुरुआत में बांटा जाता है। ठोस, एक ठो द्रव, एक ठो गैस। ठोस, द्रव, गैस में बांटा जाता है भौतिक वर्गीकरण में। फिर आ जाता है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के फॉर्म में पहले बांटते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ रासायनिक वर्गीकरण में ये हो गया शुद्ध पदार्थ, क्या हुआ शुद्ध पदार्थ, एक ठो हो गया अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन आता है, तो शुद्ध पदार्थ में दो चीज आता है, एक ठो तत्व, एक ठो यौगिक। तत्व, एक ठो यौगिक। और फिर ये तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। वो तत्व धातु हो सकता है, या तो अधातु हो सकता है, या तो उपधातु हो सकता है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, तत्व या तो यौगिक। तत्व यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक को दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, एकक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिए कि पदार्थ को किस तरह से बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व था, यौगिक था। यौगिक को दो भागों में बांटे थे, कार्बनिक और कार्बनिक। लेकिन अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। क्या आता है, मिश्रण। मिश्रण दो तरह हो सकता है, एक तो समांगी मिश्रण, एक तो विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण, इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, ठोस को पढ़ना पड़ेगा, फिर द्रव को पढ़ना पड़ेगा, फिर गैस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों अवस्था के पदार्थ के बावजूद भी दो अवस्था और खोजा गया है, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टाइन्स, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, ठोस। तो ठोस किसे कहेंगे, एक्चुअली ध्यान में समझिए, ठोस किसे कह सकते हैं पहले समझ लीजिए, इसके बाद पीपीटी हुआ ही है। ठोस, ठोस ऐसे पदार्थ को कहते हैं का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहा जाता है। अब देखिए, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता क्यों, बोलिएगा, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता क्यों? क्योंकि देखिए, ठोस का एक फिगर बना रहे हैं। ये ठोस में जो अवयवी कण, कोई भी पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो परमाणु होता है ना, परमाणु या तो अणु जो छोटा छोटा होता है, बिल्कुल बहुत नजदीक होता है। क्या होता है, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, नजदीक होगा। इसका जो कण होगा ना, परमाणु कण बहुत ही नजदीक होता है। तो क्या होता है, ये आपस में बंध के रहता है, आपस में बंध के रहता है। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर से ही समझ पाइएगा आप लोग। आखिर में ठोस का आकार और आयतन निश्चित है, उसका वजह क्या है। मतलब ठोस देख लीजिए, ताकि क्या है, ठोस है, मान लीजिए फाइल है, एक तरह से ठोस है, तो इसका आकार फिक्स है, इसका आयतन फिक्स है। तो इसका फिक्स क्यों है, ध्यान से देखिएगा। इन परमाणुओं से बना है, छोटा छोटा परमाणुओं से, वो काफी इसके नजदीक है, काफी इसके नजदीक है। और ध्यान से समझिएगा, और ये देखिए, जो परमाणु है, इन परमाणुओं के बीच एक बल लगता है, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। इन दो परमाणुओं के बीच एक बल लगता है, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ इसमें जो कण होता है बहुत नजदीक होता है, जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक लगता है ठोस में, जिसके कारण वो सभी कण आपस में बंध जाते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान भी कम पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि ठोस में अंतराण्विक स्थान कितना पाया जाता है द्रव की अपेक्षा, तो इसमें सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि इसका जो कण होता है बहुत नजदीक होता है, पास पास होता है, पास पास होता है। इन दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, और इन दोनों कणों के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो ठोस में दोनों ही ज्यादा होता है, मतलब आकर्षण बल ज्यादा होता है, लेकिन रिक्त स्थान क्या होता है, कम। रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, इसीलिए आपस में बंध के रहता है, इसलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो आप पीपीटी में देख लीजिए, ठोस भी पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है। एग्जाम्पल में बोलिए, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, जो भी बोलिए, किताब, कुर्सी, ये सब क्या ठोस के अंतर्गत आएगा। अब आता है द्रव। अब देखिए, ठोस हो गया, अब द्रव को देखिए, ठोस देख लिया, अब द्रव को देखिए। द्रव, द्रव में क्या होता है, द्रव देखिए, द्रव का भी चित्र बना रहा है, इसमें कण देखिए बिल्कुल पास पास है, सब क्या है, पास पास है।
लेकिन इसका कण थोड़ा सा उससे दूर होता है, थोड़ा सा उससे क्या होता है, दूर, थोड़ा सा दूर दूर पाया जाता है ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा क्या, इसका थोड़ा सा दूर दूर पाया जाता है। ये क्या है, एक द्रव है। ये द्रव का स्ट्रक्चर बना है। द्रव का जो द्रव जिस अणु से या तो परमाणु से मिलके बना है, छोटे छोटे परमाणु से, वो परमाणु छोटा छोटा क्या, थोड़ा दूर दूर में पाया जाता है ठोस की अपेक्षा। तो इनमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, बल क्या पाया जाएगा, ठोस से कम पाया जाएगा, ठोस से क्या कम पाया जाएगा। और अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान इसमें ज्यादा पाया जाएगा, ठोस की अपेक्षा इसमें अंतराण्विक स्थान ज्यादा पाया जाएगा। जिसके कारण इसका क्या आकार, आकार हो जाता है अनिश्चित। क्या हो जाता है, अनिश्चित। ध्यान से पीपीटी देख ही लीजिए। इसके कारण इसका आकार हो जाता है अनिश्चित, लेकिन आयतन, आयतन हो जाता है, आयतन इसका रहता है निश्चित। आयतन इसका क्या होता है, निश्चित। जिस एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ध्यान से फिगर बना के बता रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित क्यों होता है। मान लीजिए एक गिलास है आपके पास, क्या है, गिलास है, इसमें क्या पानी रखा हुआ है, पानी, ये गिलास पानी है, मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्थान में क्या है, पानी है। इस समय अभी पानी का आकार इस गिलास के फॉर्म में है, आकार जो है इसका गिलास के फॉर्म में है। लेकिन यदि इस तरह के बर्तन में यदि रख देते हैं, इस पानी को इस तरह बर्तन में रख देते हैं, तो पानी का आकार कुछ इस टाइप का हो जाएगा, पानी का आकार कुछ इस टाइप का हो जाएगा, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। इसलिए एक गिलास पानी था तो नापेंगे तो एक गिलास ही पानी होगा। यदि यदि इसको मान लीजिए इस तरह के बर्तन में रख देते हैं, गोल सा बर्तन में रख देते हैं, मान लीजिए गोल सा बर्तन में, वो तो सेम नहीं हो गया। मान लीजिए इसको बोतल में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, बोतल में, बोतल में इसको क्या किए, रख दिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए बोतल है, तो यदि बोतल में पानी भर देते हैं तो इस बार देखिए पानी का आकार किस टाइप हो गया, बोतल के साइज के आकार। मतलब पानी वही है, पानी जितना था उतना ही है, एक गिलास था, इसमें भी एक गिलास इसमें भी है, लेकिन इसमें आकार देखिए, इसमें आकार पानी का बोतल के साइज, गिलास के टाइप हो गया, इसमें इसके टाइप हो गया, और बोतल में रखें तो बोतल के साइज हो गया। मतलब हुआ क्या, द्रव का आकार अनिश्चित रहता है, हमेशा बदल रहा है, आप किस पे रख रहे हैं, लेकिन आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। आयतन निश्चित रहता है, एक गिलास है तो एक ही गिलास रहेगा, उससे ज्यादा पानी नहीं हो सकता है। मान लीजिए पानी धरती पे गिर गया तो पानी कुछ इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से क्या होगा, फैल जाएगा, लेकिन जितना भी पानी फैलेगा तो वो एक ही गिलास होगा। फिर देखिए पानी का आकार इस तरह हो गया, इसमें आकार इस तरह था, इसमें आकार इस तरह था, इसमें आकार इस तरह था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो द्रव का आकार अनिश्चित क्यों होता है और आयतन निश्चित क्यों होता है। अब समझिए गैस, इसका पीपीटी में देख लीजिए, ध्यान से देखिए। द्रव यानी लिक्विड, द्रव वे पदार्थ होता है जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, पानी होगा, तेल होगा, दूध होगा, घी होगा, ये सब किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव में कौन कौन सा एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल थोड़ा दीजिए, तो हो जाएगा दूध हो जाएगा, तेल, ये सब क्या आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। अब बचता है तीसरा ठोस, क्या बचता है, गैस। तो गैस को भी ध्यान से यहीं पे देख लीजिए, गैस, ठोस और द्रव को देख लिए तो तीसरा देख लीजिए क्या, गैस को। गैस का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह में, जो बना रहे थे ना, देखिए ये मान लीजिए कोई गैस का है, गैस में जो परमाणु जो बना होगा वो बहुत दूर में होगा, क्या होगा, बहुत दूर में होगा। इसमें तो बहुत दूर दूर में पाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, गैस का स्ट्रक्चर है, ये गैस का स्ट्रक्चर है। तो आप ही बताइए देख के, इसमें बहुत सटा था, इसमें थोड़ा सा फर्क हुआ, इसमें तो बिल्कुल फर्क ही हो गया। तो इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। गैस में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होगा, और इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा था वो बहुत कम लगेगा। तो क्यों कम लगेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गया। दूरी बढ़ने के बाद बल क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि दोनों आपस में रहता है तो बांध के रखता है और बल ज्यादा लगता है। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा था, के कारण ये फैलता नहीं था, यानी भागता नहीं था, और आकार इसका निश्चित हो जाता था। लेकिन गैस में बहुत दूर है, अंतराण्विक स्थान भी ज्यादा है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम लग रहा है, जिसके कारण इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो जाता है, दोनों ही हो जाता है अनिश्चित, दोनों ही इसका हो जाता है अनिश्चित।
इसका क्या रहता है अनिश्चित। लेकिन अभी भी हवा चल रहा है तो एक तरह के गैस है, तो किधर किधर फैल गया पता नहीं चलता है, आयतन कब घट बढ़ जाता है उसमें पता नहीं चलता है। तो गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ठोस देख लिए, द्रव देख लिए और गैस भी देख लिए। गैस वे पदार्थ होता है जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे गैस कहा जाता है। जैसे में मेथेन भी एक तरह का गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सारा चीज क्या होता है, गैस के अंतर्गत आता है। लेकिन आप लोग एक पॉइंट इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा, देख लीजिए, जब ठोस को गर्म करेंगे, आप ही बताइए ना, जब ये ठोस को गर्म करेंगे, गर्म करते 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 वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे पिघल जाएगा तो द्रव के फॉर्मेट में आ जाएगा, और द्रव के फॉर्मेट में आ गया तो द्रव को और ज्यादा गर्म कीजिएगा, गर्म करते जाइएगा करते जाइएगा, क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्मेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, मान लीजिए ठोस में, ठोस में क्या लीजिए, बर्फ। ठोस में क्या है, बर्फ। बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। यदि बर्फ को, यदि आप लोग गर्म करते हैं, यदि बर्फ को गर्म करिएगा तो किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। जल क्या हो जाएगा, द्रव। जल किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। जैसे ही आप लोग बर्फ को गर्म कीजिएगा, यानी ताप, ताप का मतलब जब जैसे ताप दीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो बदल जाएगा द्रव में, और द्रव को जैसे और गर्म कीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, गैस में। गैस में, और गैस किसके फॉर्म में आ जाएगा, वाष्प के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में। लेकिन इसका उल्टा भी आप लोग कर सकते हैं। यदि वाष्प, यदि वाष्प है, यदि उसको ठंडा कीजिएगा, यदि वाष्प पूरा मतलब मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बन रहा है, उसको एक पाइप से जोड़ के और उसको ठंडा कीजिएगा किसी बर्तन में निकाल के तो बन जाएगा द्रव। जैसे उसको ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, द्रव। फिर से द्रव बन जाएगा। और इसको जब ठंडा कीजिएगा द्रव को, तो बहुत ज्यादा ठंडा कीजिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर से वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यदि ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, और फिर यदि द्रव को गर्म कर रहे हैं तो किस में बदल जाएगा, तो गैस में बदल जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा। जब बर्फ रहेगा तो वाष्प में बदल जाएगा। एग्जाम में उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा, यदि वाष्प को ठंडा करेंगे तो किस में परिवर्तन होगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो द्रव में हो जाएगा। यदि द्रव को और ज्यादा ठंडा कर दें तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक सुपर नोट था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता था, इसीलिए आप लोगों को बताएं। अब आगे देखिए, ये तुलनात्मक अध्ययन में आप लोगों को पहले बता दिए, तुलनात्मक अध्ययन ये पहले बता दिए। सबसे पहले आता है क्या, घनत्व, ये नहीं बताएं, लेकिन ये क्वेश्चन, ये दूसरा देखिए, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है, क्या बताए थे, ठोस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ठोस का कण देखिए, यहाँ पे इसको क्या बना देते हैं, ठोस का कण, तो द्रव एक ठो गैस। बताइए, इसमें जो अणु का कण बताए थे, इस कण बताए थे, बहुत सटा सटा था, बहुत क्या था, सटा सटा था, कारण इसके अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा था इसमें, कारण ये आपस में बंधा था, जिसके कारण इसका आकार और आयतन दोनों। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे, ये कोई पूछ सकता है कि नहीं, ठोस का आयतन और आकार क्यों निश्चित होता है, बोलिएगा, उनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान काफी कम पाया जाता है, तथा उनके अणुओं के बीच रिक्त आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है अणु या तो परमाणुओं के बीच। ये द्रव है, द्रव का क्या बताए थे, थोड़ा सा दूर दूर में होता है। गैस का तो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल दूर में दूर था। तो बताइए, अंतराण्विक आकर्षण बल किसका ज्यादा होगा, तो ठोस का ज्यादा होगा, इसके बाद द्रव का, इसके बाद गैस का। और अंतराण्विक स्थान किसमें ज्यादा आप लोगों को दिख रहा है, देखिए रिक्त स्थान इसमें ज्यादा है, गैस में, तो गैस में सबसे ज्यादा, फिर होगा द्रव में, फिर होगा ठोस में होगा। और देखिए, अब आप लोगों को ये घनत्व समझाते हैं। घनत्व का मतलब होता है एक तरह का वजन, समझिए, एक तरह का क्या वजन समझिए घनत्व। जैसे मान लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल पे तौर पे देखिए, स्कूल में आप लोग पढ़ने गए होंगे, तो ठंडी के दिन में क्या होता है, पास पास बैठते हैं, ठंडी के दिन में पास पास बैठ जाते हैं, पास पास। उस ठंडी के दिनों में एक रूम में, मान लीजिए एक रूम है, ये एक ठो क्या है, रूम है, तो इस कमरा में कम से कम मान लीजिए 50 स्टूडेंट को बैठाया गया, 50 स्टूडेंट को ठंडी में। लेकिन जब गर्मी में बैठेंगे तो किस में बैठेंगे, इसमें हद से हद बोलेंगे 20 को ही बैठिए, अधिकतम 20 को। इसमें भी क्या बोलेगा, फर्क रही है, क्योंकि गर्मी लग रहा है। तो इस समय इस रूम का घनत्व ज्यादा था, क्योंकि आदमी ज्यादा था, तो इसका घनत्व ज्यादा है। आयतन सेम है, रूम उतना ही बड़ा है, रूम क्या उतना ही बड़ा है, फिगर से आप लोग मत जाइएगा, फिगर उतना ही बड़ा बना देते हैं। देखिए, आयतन दोनों का क्या रखना है, सेम रखना है, आयतन दोनों का देखिए सेम है। ये रूम है, एक ठो रूम एक है, एक ठो रूम बी है, इसमें 50 आदमी है, इसमें मान लीजिए 20 आदमी है।
इन दोनों का घनत्व किसका ज्यादा होगा, तो ये वाला रूम का घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आदमी ज्यादा है और इसमें आदमी क्या है, कम है। देखिए तीनों का परमाणु का साइज, तीनों पदार्थ को साइज में बराबर बना है, लेकिन इसमें कण की संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें परमाणु का जो कण इसमें बहुत ज्यादा है, तो इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। इसमें थोड़ा कम है तो इसका घनत्व इससे कम होगा, और इसमें तो बिल्कुल ही कम है तो इसका घनत्व सबसे कम होगा। ऐसे भी देखिएगा ना, ठोस द्रव गैस तीनों को उठाइएगा, सबसे ज्यादा भारी कौन लगेगा, ठोस लगेगा, इसके बाद द्रव लगेगा, इसके बाद गैस लगेगा। इसीलिए किसी भी ठोस चीज को यदि आप द्रव में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है। तो आप लोगों को घनत्व समझ में आ गया होगा, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, ठोस का ज्यादा होगा, इसके बाद द्रव का, इसके बाद गैस का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ठोस द्रव गैस में किसका घनत्व ज्यादा होता है, क्या बताइएगा, ठोस। अब आता है स्वसंजक बल। क्या आता है, स्वसंजक बल। ध्यान से देखिएगा स्वसंजक बल को। स्वसंजक बल, स्वसंजक बल किसे कहते हैं, ये 11th में पढ़ना होता है, मेन रूप से इसको क्या 11th में पढ़ना होता है। तो स्वसंजक बल होता है सबसे ज्यादा ठोस में, किसमें होता है, ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। स्वसंजक बल किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं या तो परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को स्वसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, ये ठोस है, एक ही पदार्थ है, इनके अणुओं के बीच यानी परमाणुओं के बीच जो एक बल लग रहा है, उसी बल को बोलते हैं स्वसंजक बल। तो बताइए ना, बल किस में ज्यादा लग रहा था, इसी में ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो आपस में बंध के रखता है, तो ठोस में ज्यादा लगेगा, द्रव में उससे कम लगेगा, गैस में थोड़ा सा और कम लगेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर में रहता है। तो स्वसंजक बल भी आप लोगों को पूछेगा तो ठोस में ज्यादा, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में बताइएगा। यदि गतिज ऊर्जा पूछे, क्या पूछे, गतिज ऊर्जा, तो सबसे पहले ये समझिए गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु या तो पदार्थ के उसकी स्थिति, उसके गति के कारण, उसके गति के कारण एक ऊर्जा होता है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप ही बताइए इन तीनों पदार्थ में, पदार्थ का जो परमाणु है, जो परमाणु का कण है या तो अणु का कण है, वो तीनों में किसका ज्यादा गतिमान होगा, किसका ज्यादा गतिमान होगा, तो जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा। इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल कम है, इसीलिए इसका अणु इधर से उधर, इधर से उधर नाचते रहता है, तो इसमें गति ज्यादा होगा। द्रव में थोड़ा इससे कम गति होगा, लेकिन ठोस में तो बिल्कुल ही गति नहीं होता है, ना के बराबर। मान लीजिए ठोस यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे मान लीजिए एक मोबाइल को यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तो क्या वो खुद ही अपने आप यहाँ चल जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अणु गति करता ही नहीं है, उतना गति नहीं करता। तो गतिज ऊर्जा किसका सबसे कम होगा, तो ठोस का सबसे कम होगा। गतिज ऊर्जा किसका ज्यादा होगा, गैस का होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या, गैस, मान लीजिए गैस यहाँ पे लीक हुआ, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा गैस वो फैलते जाएगा, इसके मतलब वो गति के कारण क्या हुआ, फैल गया। लेकिन द्रव को भी अगर गिराइएगा तो धीरे धीरे थोड़ा फैल जाता है। तो लेकिन गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगा गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद आ जाएगा ठोस में। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसका होगा, गैस का, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में होगा। तो ये तुलनात्मक अध्ययन था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, इसीलिए आप लोगों को बताएं। अब आगे समझिए, अब ये समझ लिए तो आप समझिए, आप लोगों को क्या बताए थे, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, 3 अवस्था के 2 अवस्था और होता है, इसके अलावा चौथा अवस्था खोजा गया। एक वैज्ञानिक था, उन्होंने चौथा अवस्था को खोजा। चौथा अवस्था को उन्होंने क्या किया, कोई पदार्थ लिया तो इतना तापमान दिया, इतना तापमान दिया तो अलग पदार्थ बन गया। मान लीजिए कोई पदार्थ था, उसको बहुत सारा ताप दे दिया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे देखा गया तो उसका गुण बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल गुण चेंज हो गया, जिसका नाम पड़ गया प्लाज्मा। क्या पड़ गया, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें कुछ ताप पर परमाणु आयनित हो जाते हैं। जब किसी पदार्थ को बहुत ज्यादा ताप दीजिएगा ना तो आयनित हो जाता है, आयन के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये आयन के फॉर्म में होके गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान होता है, मतलब ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, तथा जलित होता है, मतलब वो मतलब जलते रहता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे में आप लोग सूर्य देखते हैं ना, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मिला है। क्या मिला है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो सूर्य में है वो आयन के फॉर्म में और लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, पूरा एकदम लिक्विड अवस्था में, आयनिक अवस्था में बहुत उसका तापमान ज्यादा है। सूर्य का तापमान कितना बहुत ज्यादा है। अब जिसका तापमान ज्यादा होगा तो उज्जलित होगा, मतलब वो जलते रहेगा, उज्जलित होगा मतलब बहुत ज्यादा उससे ताप निकलेगा, इसीलिए इंजोरा होता है, बहुत सारा इंजोरा। तो जो इसमें अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि आयन के फॉर्म में किस तरह होता है तो आप लोग समझे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आयनित रूप में क्या समझिएगा, जैसे में मान लीजिए
जैसे में मान लीजिए आप लोग तो दूध को गर्म नहीं किए होंगे, दूध गर्म किया जाता है तो खोबा मारा जाता है, तो खोबा मारने से पहले वो मड़ी उस पे आता है, तो उस टाइप का हो जाता है कुछ। या तो अगर एक ठो बोले तो खखार आप लोग देखें कभी, तो खखार टाइप का ये होता है आयन की अवस्था में। आयन की अवस्था में आप लोग खखार जो देखते हैं उसी तरह की तरह आयन के फॉर्म में ये प्लाज्मा पाया जाता है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है और ऊर्जा भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसीलिए ना सूर्य से कितनों भी ऊर्जा हम लोग लेते हैं तो सूर्य में ऊर्जा खत्म नहीं होता है। तो सूर्य में जो ऊर्जा पाया जाता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का होता है। हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन ज्यादा, हाँ हीलियम कम होता है। अब इससे आगे देखिए, अब आता है पांचवा अवस्था। क्या आता है? ठोस का पांचवा अवस्था। ठोस का पांचवा अवस्था, जब ये अवस्था प्लाज्मा अवस्था खोजा गया था, एक वैज्ञानिक ने जब खोज दिया कि पदार्थ को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो उसका गुण बदल जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो क्यों ना हम क्या करें, बोस नामक वैज्ञानिक आया, उन्होंने क्या किया, किसी पदार्थ को इतना ठंडा किया, इतना ठंडा किया, इतना ठंडा कर दिया ताकि उसका गुण बदल गया, उसका स्ट्रक्चर बदल गया। तो बोल दिया ये पदार्थ का एक नया आविष्कार हो गया, मतलब पदार्थ का एक अलग अवस्था आ गया, और उसका नाम रख दिया अपने नाम पे ही, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसमें परमाणु बहुत ही कम तापमान पर होता है, बहुत ही कम तापमान पे होगा। एग्जाम में मात्र इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? तो प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होता है उसका तापमान अधिक होता है कि कम होता है? तो बताइएगा अधिक होता है। और इसका ऊर्जा कितना होता है? तो उसका ऊर्जा भी बहुत अधिक होता है। 3 क्वेश्चन प्लाज्मा से पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और बोस आइंस्टीन, अब जो पांचवी अवस्था होता है उसका तापमान ज्यादा होता है कि कम? तो बताइएगा इसका तापमान बहुत ही कम होता है। बस इसी तरह से इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि याद करवा दिए। अब इससे आगे बढ़िए, अब इससे आगे बढ़िए, अब इससे आगे क्या आया था बताइए तो। अब सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को धातु। क्या पढ़ना पड़ेगा? धातु। ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में इसका वहां से लेकर चलते हैं आप लोगों को। देखिए ये पढ़ लिए, भौतिक वर्गीकरण पढ़ लिए, ठोस, द्रव, गैस। अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध होता है, जो शुद्ध होगा उसमें क्या आता है? तत्व। तत्व, इसके बाद क्या आता है? यौगिक। तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या तत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए तत्व किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अब तत्व से स्टार्ट करते हैं। देखिए तत्व किसे कहते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले पदार्थ को तत्व कहते हैं। मतलब जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिला होता है, उसे ही हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है खाली हाइड्रोजन के परमाणु से ही मिलकर हाइड्रोजन बना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के परमाणु से ही मिलकर बना है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब एक तरह का तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो, एक ही प्रकार से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके, परमाणुओं से मिलके बने पदार्थ को, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ये एक शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें किसी चीज का मिलावटी नहीं रहता, इसीलिए शुद्ध होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। इसी में मान लीजिए कोई सोडियम लिख दिए, तो सोडियम, तो सोडियम में होता क्या है? ये सोडियम का परमाणु ही इसमें सिर्फ रहता है, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं पाया जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोल दिए लोहा, Fe लोहा, तो लोहा जो होता है इसमें सिर्फ लोहा के ही परमाणु पाया जाता है, लोहा के अलावा किसी और का इसमें परमाणु नहीं पाया जाता, इसीलिए शुद्ध होता है और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके। एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, तत्व शुद्ध है कि वो शुद्ध पदार्थ है? तो ये शुद्ध पदार्थ है। ये कई परमाणुओं से मिलके बना होता है कि एक परमाणु से मिलके बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा एक ही परमाणु से मिलके बना होता है। ऑप्शन नंबर बी में रह सकता है कई परमाणुओं से मिलके बना होता है। तो यह एक ही परमाणु से मिलके बना होता है। अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब ध्यान से देखिए तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। और अभी जो वर्तमान में तत्व है वो 118 तत्व है, 118 तत्व मौजूद है। 2 तत्व बोल रहा है कि और बढ़ाया गया तो 120 हो गया होगा। तो ऐसे तो समझिए कि 118 तत्व भी वर्तमान में मौजूद है, कृत्रिम है और कुछ प्राकृतिक है। मतलब कुछ प्राकृतिक से फॉर्म में पाया गया और कुछ मानव के द्वारा उसको बनाया भी गया है।
तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला आता है धातु। क्या आता है? धातु। तत्व है तो वो धातु हो सकता है, और दूसरा होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। तो आप जब आप लोगों को धातु और धातु चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसको डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा धातु का परिभाषा इतना ही समझिए कि वैसा तत्व या तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। विद्युत धारा, विद्युत धारा का गुण है, तो विद्युत धारा क्या हो? प्रवाहित हो जाए। ऐसे पदार्थ या तो वैसा तत्व जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे तत्व कहते हैं। जैसे में क्या बोलिएगा? लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और तांबा हो गया, इस सबसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इसीलिए उसको तत्व बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? धातु। तत्व तो सभी होगा, तत्व में धातु और धातु या तो उपधातु तीनों तत्व भी होगा, लेकिन धातु उसमें कौन होगा? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ये धातु है। लेकिन इसका डिटेल से चर्चा करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा उस समय, अभी डिटेल से पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब वो धातु किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जिससे विद्युत धारा जिससे प्रवाहित ना हो, जिससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित किए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ उसे बोल देंगे अधातु। इसमें सोडियम हो गया और सोडियम हो गया, जिसमें प्लास्टिक वगैरह ये सब जो होगा वो धातु के अंतर्गत आएगा। ऑक्सीजन हो गया, ये सब आएगा वो धातु के अंदर, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। अब ये तीसरा होता है उपधातु। उपधातु, उपधातु होता क्या है? इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होता है, धातु और धातु के बीच की प्रॉपर्टी को उपधातु कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? चालकता। चालकता बोलेंगे तो जिसकी चालकता धातु और धातु के बीच हो, मतलब धारा भी उसमें प्रवाहित हो लेकिन उतना ज्यादा प्रवाहित ना हो, मतलब थोड़ा कम प्रवाहित हो। समझिए ना, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है, मतलब बीच वाला गुण होता है ना, उसी तरह बीच का गुण जो होगा उसे उपधातु कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आएगा, फेमस है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, आप लोग मोबाइल बना रहे हैं वहां पे सिलिकॉन का प्रयोग होगा ही, मतलब उपधातु का इतना यूज है कि आप लोग कह नहीं सकते। लैपटॉप बनाइए, मोबाइल बनाइए, घड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसमें उपधातु का उपयोग आएगा ही आएगा। इसलिए इंडिया में उपधातु का डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसमें? इंडिया में उपधातु का डिमांड। जितना भी लैपटॉप, आईफोन सब किस पे आधारित होता है? उपधातु पे ही आधारित होता है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, धातु तो समझ में आ गया होगा। धातु दूसरा नंबर में क्या है लिखा हुआ? अधातु या तो कुचालक। और धातु का दूसरा नाम क्या बोल देंगे? कुचालक, क्योंकि कुचालक किसे बोलेंगे? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। धातु बता दिए थे, इसीलिए धातु का पीपीटी इसमें मिस कर गया है। तो आप लोग धातु का परिभाषा में लिख लीजिएगा। धातु को धातु या तो कुचालक, धातु या तो सुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा उसे धातु बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता। तांबा जस्ता लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। अब देखिए अधातु किसे कहेंगे? अधातु या कुचालक, तो इनसे धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसे हम क्या अधातु या तो कुचालक कहते हैं। जैसे में गैस आ गया, कार्बन आ गया, क्लोरीन। गैस बोले तो गैस सभी आ जाएगा, कार्बन, क्लोरीन हो गया, सोडियम। और जो इसकी संख्या है, इसकी संख्या और धातु की जो संख्या है पूरा तत्व में वो 18 है। पूरा तत्व में इसकी संख्या क्या है? 18 है। धातु की संख्या घटते बढ़ता रहता है, लेकिन वो धातु फिक्स हो गया है, 18 है। अभी कितना है? 18 है। और देखिए उपधातु, धातु इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं अर्धचालक। क्या बोल सकते हैं? अर्धचालक, क्योंकि इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होता है। इसकी चालकता धातु और धातु के बीच होता है, अर्थात चालक और कुचालक के बीच होता है। मतलब कुचालक में तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, चालक में धारा प्रवाहित होगा, लेकिन जब इन दोनों के बीच की गुण आ जाएगा तो उसे बोल देंगे अर्धचालक, या तो इसी का दूसरा नाम क्या है? उपधातु। इसी का दूसरा नाम क्या? उपधातु। धातु को अर्धचालक बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या गया? सिलिकॉन, एक जर्मेनियम। तो पूरा तत्व में 7 गो उपधातु है। जो पूरा तत्व बताए थे 118 में, 118 में 7 गो क्या है? 7 गो आप लोगों को उपधातु मिलेगा, 18 को मिलेगा आप लोगों को अधातु, और बाकी जो बच गया सब धातु है। क्या है? धातु। अगर परसेंटेज के आधार पे सोचिएगा तो 78% क्या हो जाएगा? धातु। 78% क्या हो जाएगा? धातु। और देखिए 78% धातु हो गया। आप बताइए इसमें कितना बचा? 16%। ये 16% होता है। ये कितना होता है? 16% है। इसको मान लीजिए 4%, तो 16%, इसको 4%। और धातु को मान लीजिए, धातु जो धातु है वो कितना मान लीजिए उसको? 80%। कितना? 80%। मतलब पूरा तत्व में 80% धातु है,
16% अधातु है और 4% उपधातु है। अब इससे आगे बढ़िए, अब इतना समझ लिए तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब शुद्ध पदार्थ में आए थे, जब पदार्थ को बांटा गया था, पदार्थ को बांटे थे रासायनिक आधार पे, रासायनिक के आधार पे बांटे थे। किस पे बांटे थे? रासायनिक वर्गीकरण किए थे। तो किस रासायनिक वर्गीकरण में क्या हुआ था? एक तो क्या था? शुद्ध, एक तो अशुद्ध। क्या होता था? शुद्ध, शुद्ध, एक तो था अशुद्ध। बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्या होगा? अशुद्ध। तो शुद्ध में क्या था बताइए? तो शुद्ध में क्या था? शुद्ध में दो बातें थे, तत्व को, इसी तरह आप लोग बना बना के लिखिएगा, तत्व एक ठो क्या बताए थे? यौगिक। तत्व एक ठो यौगिक, ये दोनों क्या होता था? शुद्ध, तत्व और यौगिक। अब ये तत्व में 3 को बताएं अभी आप लोगों को, धातु, एक ठो क्या बताएं? अधातु, अधातु, और तीसरा क्या बताएं? उपधातु, उपधातु। तो यहां तक तो पढ़ लिए। रासायनिक वर्गीकरण में ध्यान से देखिएगा, रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध था और अशुद्ध था। तो शुद्ध में क्या आया था? तत्व और यौगिक। तो तत्व को भी पढ़ लिए, धातु और धातु सबको पढ़ लिए। अब आता है यौगिक। और यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। बताइएगा, पहला क्या होगा? कार्बनिक, कार्बनिक, और दूसरा क्या है? अकार्बनिक, अकार्बनिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक का परिभाषा पहले समझिए, यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे में मान लीजिए जल को, जब हाइड्रोजन का 2 परमाणु ले लेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। में निश्चित है कि जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिया जाएगा और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो क्या बन जाएगा? जल। जल ये क्या है? यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है। और यौगिक में ये कार्बनिक या तो कार्बनिक दोनों हो सकता है। तब उसमें देखेंगे कि कार्बन उपस्थित है कि नहीं। यदि कार्बन उसमें उपस्थित आ गया तो उसे बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं है उसे सब बोलेंगे अकार्बनिक। तो इसमें कार्बन आप लोगों को नजर नहीं आया होगा, तो कार्बन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक तो है, लेकिन यौगिक में भी कौन यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। जैसे में और समझिए, जैसे में एक कार्बन हो, कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु ले लीजिएगा तो बन जाएगा CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें फिक्स है कि कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा यौगिक। लेकिन इसमें कार्बन है, जिसके कारण ये हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। यौगिक होगा लेकिन कैसा हो जाएगा? कार्बनिक। और जल क्या होगा? अकार्बनिक होगा। तो आप लोगों को यौगिक समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या बताएं? यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। अब यौगिक को ध्यान से समझिए, यौगिक का परिभाषा क्या बताए थे? यौगिक या 2 से अधिक तत्वों के इस अनुपात में मिला देने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है, मतलब यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है? जल लिखा हुआ था, H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलने से क्या बन गया? जल। और ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया, NH3। तो इसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, तो क्या बन गया? अमोनिया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। क्या? कॉपर सल्फेट। तो Cu है और SO4 है, इससे बन गया क्या? एक यौगिक। सभी में इसका सूत्र दिख रहा होगा आप लोगों को, सबका निश्चित सूत्र होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये यौगिक होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है, इसका एक निश्चित सूत्र होता है। ये निश्चित अनुपातों में मिलने से बनता है, तत्व को मिला देते हैं तो बनता है। तो यौगिक कितना तरह बांटा गया है? 2 भागों में। यौगिक को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हो जाता है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। क्या लिखा हुआ? इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक। मतलब क्या हो गया? इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कार्बनिक बोले तो इसमें कार्बन होगा, और इसमें बोलेंगे तो कार्बन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कार्बन नहीं होगा। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में CO2 में देखिए कार्बन आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें भी देखिए कार्बन आ गया, तो इसीलिए हो गया ये कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे में आप लोग सैंटूट मारते हैं ना, सैंटूट, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है।
क्रीम वगैरह लगाइएगा तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक ना। ये ओजोन परत को छिद्र भी करता है, आगे बताएंगे। और आप लोगों को मेथेन कैसे मिलेगा, आप लोग गोबर को किसी टंकी में बंद कर दीजिए और जब बहुत ज्यादा सड़ जाएगा, इससे सड़ने के बाद उससे गंध निकलेगा, जिसे हम लोग मेथेन गैस बोलेंगे। जैसे में आप लोग नहीं तो नली कहाँ पे, जहाँ पे नली बहुत सड़ गया है ना, बहुत नली सड़ गया है, तो नली को साफ किया जाता है तो उसका जो काला मिट्टी निकलता है तो उससे जो गंध निकलता है ना, वही होता है मेथेन। और ये मेथेन का उपयोग किया जाता है खाना बनाने में। सिलेंडर में जो गैस आता है ना, उसमें कभी कभी मेथेन गैस का भी उपयोग किया जाता है। तो मेथेन भी समझ में आ गया, और ये CFC समझ में आ गया। सेंट मारिएगा, CFC निकलेगा, ओजोन परत में छिद्र होगा। अब आगे देखिए, अब आता है अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो, कार्बन उपस्थित नहीं रहता है, जिन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जल में भी कार्बन नहीं है। आप लोगों को जल में कार्बन दिख रहा है तो नहीं पता, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन आप लोगों को नहीं दिख रहा है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें भी आप लोगों को कार्बन नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लाफिंग गैस है, ये क्या है, NO2 जो लिखा हुआ है, N2O, सॉरी क्या है, N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। मतलब ये गैस को छोड़ दीजिएगा ना तो लोग हंसने लगेगा, क्या लगेगा, हंसने लगेगा। इसका फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए लिख दिए N2O। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोला जाता है लाफिंग गैस। तो आप लोग यौगिक समझ गए, तत्व भी समझ गए। तो अगले वीडियो में मिश्रण से बताएंगे, और इसका भी जो VVI होगा यौगिक, उसको भी लाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।